Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे सक्सेसिव एजिंग की। इससे पहले हम रेजिलियंस में पढ़ चुके हैं कि रेजिलियंस किस तरीके से चाइल्डहुड में डेवलप होता है, यानी कि बच्चा जब बाल्यावस्था में है, उसके बाद वयस्क अवस्था में किस तरीके से रेजिलियंस डेवलप होता है, इनकी हम बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से रेजिलियंस एक सक्सेसफुल एजिंग के लिए हेल्प करता है, यानी वृद्ध अवस्था को सफल बनाने में भी रेजिलियंस का बहुत बड़ा योगदान है, लचीलेपन का या बाउंस बैक की जो क्षमता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता जाता है, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बदलता जाता है, रिटायरमेंट, फिर जो साथी लोग हैं उनका एक एक करके चले जाना, छोड़ देना, तो इन सब में जो वृद्ध अवस्था है वो थोड़ी सी कठिन होती चली जाती है व्यक्ति के लिए। लेकिन व्यक्ति इसको सफल बना सकता है रेजिलियंस या लचीलेपन की क्षमता के द्वारा। इस पर काफ़ी सारा जो काम है वो रॉबर्ट हेर्विंगहर्स्ट ने किया है, और उन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुल एजिंग का जो कंसेप्ट है वो भी रॉबर्ट हेर्विंगहर्स्ट ने ही दिया था। इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति अपनी जो एजिंग है या जो उम्र है, उस उम्र दराजता जैसे जैसे बढ़ती है उसमें किस तरीके से सफल होता है, किस तरीके से वो उसको एडजस्ट कर पाता है, बेसिकली अपनी एज के साथ वो किस तरीके से अनुकूलन कर पाता है, यही सफलता को दर्शाता है। और इस सफलता के लिए उन्होंने कुछ 3 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए हैं या 3 इम्पॉर्टेंट कारक बताए हैं जो अगर व्यक्ति में हो तो उसकी एजिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है। पहला है विकलांग एवं बीमारी से मुक्त रहते हुए, यानी देखा गया है जो एजिंग के साथ जो व्यक्ति बीमारी या किसी भी तरीके की विकलांगता, अपंगता, इनसे दूर होते हैं, इनसे मुक्त होते हैं, उनकी एजिंग सक्सेसफुल होती है। दूसरा है उच्च संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताएं। ये देखा गया है कि व्यक्ति में यदि फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल क्षमताएं हैं और साथ ही संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो उसके अगर हाई हैं, स्टिल वो अपने कॉग्निशंस को बना के रख सकता है, उसमें लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशंस, ये सारी चीज़ें अगर उसमें हाई लेवल की हैं तो वो एक सफल एजिंग की तरफ चलता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है दूसरों से सार्थक तरीके से बातचीत कर रहा हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति सोशल रहे। ये न सिर्फ एजिंग की सक्सेसफुल के लिए आवश्यक है, बल्कि हर स्तर पर यदि व्यक्ति के सामाजिक संपर्क, सामाजिक संबंध अच्छे और मजबूत हैं तो वो उसे उस अवस्था की सफलता पे ले जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि वृद्धावस्था में जनरली व्यक्ति में यदि ये 3 चीज़ें हों, ये 3 अगर उसमें कैरेक्टरिस्टिक हों तो वो सफलता प्राप्त करता है। और इसके अलावा जनरली हम कह सकते हैं जो व्यक्ति वृद्धावस्था में आनंद, प्रेम और लर्निंग की विशेषताओं को रखता है वो डेफिनेटली सफल एजिंग की तरफ चलता है। अब सफल बुढ़ापे का तात्पर्य जो है वो है बेसिकली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण होना, यानी कि व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने इस जीवन को, अपनी इस अवस्था को पूर्णता की तरफ ले जाने का कार्य करता है। और एक सफल एजिंग की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको अगर हम देखें तो ये 3 तो मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा भी जो कुछ बेसिक इन 3 कंपोनेंट के अंतर्गत आने वाली जो विशेषताएं हैं उनमें उनकी अगर हम बात करें तो आप देखिए ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। बेटर फिजिकल हेल्थ, नो डाउट अभी मैंने आपको बताया फिजिकल हेल्थ जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी वो सक्सेसफुल एजिंग को पाएगा, या हम कहें कि जो सक्सेसफुल एजिंग जिनकी है या जो सफल हैं अपनी वृद्धावस्था को लेकर, उनमें ये विशेषताएं मिलेगी ही मिलेगी। फ्यूअर डिप्रेसिव सिम्टम्स, उनमें डिप्रेशन के सिम्टम बहुत कम होंगे। एप्रोप्रिएट सोशल सपोर्ट, उन्हें सामाजिक सपोर्ट, सामाजिक सामर्थ्य, सामाजिक सहायता उचित तरीके से मिल रही होगी। ग्रेटर सोशल पार्टिसिपेशन, उनका सामाजिक क्रियाकलापों में, सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छी भागीदारी होगी। बेटर इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन विथ लाइफ, अर्थात वो अपनी लाइफ में एक ऑप्टिमल स्तर के जो इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन है उस पर पहुँचे हुए होंगे। उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे हैं या उन्हें कोई आर्थिक दिक्कत है, वो आर्थिक रूप से एक सेटिस्फाइंग लाइफ जी रहे होंगे। और इसके अलावा को रिलेटेड विथ बेटर सेल्फ रिलेटेड हेल्थ,
दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अपने आप की स्वास्थ्य को एक बेटर सेल्फ रिलेटेड हेल्थ मानते हैं, यानी वो स्वयं को एक बेटर हेल्दी पर्सन मानते हैं, बेटर पर्सन मानते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्ति ज़रा सी बीमारी या ज़रा सी उससे बड़े परेशान हो जाते हैं, और कई लोग अपनी बीमारियों के साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं, तो वे भी खुश रहते हैं, वे भी सक्सेसफुल एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। चाहे उनमें हो सकता है डायबिटीज़, बीपी या जो एज के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो उनमें आ रही हो, बट वो इसको एक लाइफ का पार्ट लेकर चलते हैं और अपने आप को स्वमूल्यांकित जब करते हैं तो एक बेटर और हेल्दी पर्सन के रूप में करते हैं। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति स्वयं को हेल्दी समझता है, चाहे उसे कुछ बीमारी हो भी, तो भी उसका जो बुढ़ापा है वो सफल या सक्सेसफुल होगा। अब अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें सक्सेसिव एजिंग के, तो देखिए कई सारे एलिमेंट्स हैं, और आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इनको अपने घर के आसपास यदि कोई वृद्धजन है, आपके दादा दादी, नाना नानी हैं और वो सफलतापूर्वक अपने बुढ़ापे को जी रहे हैं, तो आप उनके साथ जोड़ के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो उनमें अभी भी जीने की इच्छा होगी, जीवन में संतुष्टि को वो समझते होंगे, अपने जीवन को वो एक संतुष्टिपूर्ण जीवन समझते होंगे, उनमें दूसरों की भलाई करने की क्षमता होगी, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ और संज्ञानात्मक कार्य वो निरंतर कर रहे होंगे। व्यक्तिगत विकास इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट, नई चीज़ें सीखना, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी होना, नियंत्रण होना अपने कार्यों पे, अपने हैबिट्स पे, अनुकूलनशीलता, वातावरण के साथ अनुकूलन होना, मुकाबला कर पाने की क्षमता होना, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट इनमें बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स होते हैं इनका, पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है अपने जीवन के प्रति, और इस उम्र में भी इनकी लाइफ में कुछ लक्ष्य होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एजिंग वाले पर्सन के जो लक्ष्य हैं वो वर्तमान से रिलेटेड होते हैं, वो आज की खुशी को देखते हैं, जबकि जो एक एडल्टहुड में जो लक्ष्य होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। एक एडल्ट या वयस्क व्यक्ति भविष्य के लिए प्लानिंग करता है, जबकि एक एजिंग 70 साल का, 75 साल का जो व्यक्ति है, वो उसे पता होता है कि लाइफ में बहुत ही अब कम समय उसके पास रहा है, तो वो ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करते, वो वर्तमान की जो लक्ष्य हैं, वर्तमान का उनका जो रूटीन है उसे पूरा करके वो खुश हो लेते हैं। वर्तमान में उनके जो काम है, छोटे मोटे गार्डनिंग करना, भगवान की पूजा पाठ करना, अपने नाती पोतों के साथ बैठना, ये सारी चीज़ें, और अपना एक जो रूटीन है जिसे वो फॉलो करते हैं, उसे सक्सेसफुल पूरा करके ही वो अपने लक्ष्य को पूरा होना समझते हैं। तो इनके लक्ष्य बहुत ही प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा स्वयं की भावना और अपनी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझना, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और उनके आधार पे वो अपने कार्य करते हैं। सामाजिक और सामुदायिक अवकाश गतिविधियाँ, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हैं तो वो सोसाइटी में अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं, उसमें वो एक्टिव रहते हैं। एकीकरण और भागीदारी, वो इंटीग्रेटेड रहते हैं, न केवल स्वयं में बल्कि लोगों में भी वो एकीकरण की भावना के साथ जुड़े रहते हैं। सोशल नेटवर्किंग बना कर रखते हैं, समर्थन उनको मिलता है, उपलब्धियाँ वो अपने एज के अनुसार छोटी छोटी चीज़ों में उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, आहार का आनंद लेते हैं, खाना पीना, वित्तीय सुरक्षा उनके पास होती है। वो जैसे बताया कि एक फाइनेंशियल उनकी सेटिस्फेक्शन की स्टेज होती है कि उन्हें अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आस पड़ोस और भौतिक उपस्थिति लोगों की वो उन्हें संतुष्टि देती है, हास्य प्रवृत्ति होती है, और उनमें एक आध्यात्मिकता आने लगती है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर एलिमेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुल एजिंग के लिए हेल्पफुल हैं। अब हम बात करेंगे इनका फिज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है वो कैसी रहती है। देखा गया है कि जिन लोगों की एजिंग के टाइम पे भी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, उनमें अभी भी व्यायाम करने की, अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने की अगर एबिलिटी है, तो ये उनके रेजिलियंस को भी बढ़ाती है, यानी बाउंस बैक की अवस्था को भी बढ़ाती है। ऐसे में यदि उनके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो भी ये लोग फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पर आ सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि जिन लोगों में काफ़ी बीमारियां या सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने रेजिलियंस को खो देते हैं और उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते, उन चुनौतियों को सहन नहीं कर पाते। इसके अलावा जो उच्च संज्ञानात्मक कार्य हैं
देखा गया है कि व्यक्ति इस टाइम पे कई तरीके की मानसिक समस्याओं से भी ग्रसित हो जाता है। तो जिन व्यक्तियों में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, जो कॉग्निटिवली अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रख पाते हैं, वो इस अवस्था में मेंटल रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं और उनमें रेजिलियंस पावर बढ़ती है। अब अगर हम बात करें कि कुछ कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सक्सेसफुल एजिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्या कारक हैं, तो उसमें कई अध्ययनों के बाद, कई रिसर्च के बाद कुछ ये 6 कारक, 5 कारक को इम्पॉर्टेंट बताया गया है जो कि व्यक्ति को सक्सेसफुल एजिंग में हेल्प आउट करते हैं। इसमें सबसे पहले यदि कारक की हम बात करें तो वो है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। देखा गया है कि कई जो एजिंग सक्सेसफुल है उसमें हेरिडिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हो सकता है आपकी हेरिडिटी में ही कोई ऐसी बीमारियां नहीं हैं। कई व्यक्तियों को न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न किसी भी तरीके की काफ़ी एज तक भी कोई तरीके की बीमारियां नहीं होती। तो नेचुरली ये हेरिडिटी से उन्हें मिला है और ये अपने आप में एक सक्सेसफुल एजिंग का फैक्टर भी है। तो ये आनुवांशिकता उनको हेल्प आउट करती है सक्सेसफुल एजिंग में। और कई लोग बहुत इनिशियल स्टेज पे ही काफ़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो नेचुरल है कि उनकी एजिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसके अलावा सामाजिक कल्याण एवं निर्माण व जड़त्व। देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में सक्सेसफुल एजिंग का जो कारक है उसमें यदि वो अपने सोशल वेलफेयर की सोचते हैं, सोशल वर्क की सोचते हैं, सामाजिक कार्यों के प्रति यदि उनका रुझान रहता है, तो वो अपने आप को सोसाइटी से, लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं, उनमें अकेलेपन की फीलिंग नहीं आती और धीरे धीरे ये चीज़ उन्हें सक्सेसफुल एजिंग की तरफ ले जाती है। लेकिन जो लोग अकेले अलग थलग रहने लग जाते हैं, उनमें धीरे धीरे एजिंग की सफलता कमज़ोर होती चली जाती है। इसके अलावा उनका खान पान, व्यायाम, योग, तंबाकू वगैरह को छोड़ देना, उचित स्वास्थ्य प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें भी, अवसाद, चिंता, दबाव, इनसे दूर रहना, ये सब भी उन्हें सफल एजिंग की तरफ लेकर जाता है। और जैसा मैंने कहा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सोशल इमोशनल सेलेक्टिव थ्योरी जो है, वो कहती है सामाजिक संवेगात्मक चयनात्मक सिद्धांत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे, मैंने अभी पहले भी इसकी बात की कि जो एडल्ट हैं, जो वयस्क अवस्था वाले लोग हैं, वो जनरली समय आधारित या फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग लेकर चलते हैं, जबकि जो एजिंग वाले लोग हैं वो जनरली इमोशनल चयनात्मकता को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं। यानी जिन चीज़ों से उन्हें इमोशनल हेल्प मिल रही है, जिन चीज़ों से उन्हें इमोशनल संतुष्टि मिल रही है, ये वो कार्य करते हैं। जबकि जो एडल्ट है वो फ्यूचरिस्टिक कार्यों के प्रति ध्यान रखता है। वो ये ध्यान रखता है मैं अपने भविष्य को कितना सिक्योर कर लूँ, क्योंकि एजिंग वाले लोगों को पता होता है कि इनके पास अधिक समय नहीं है या बहुत जीवन का ये मैक्सिमम समय निकाल चुके हैं और अब कम समय बचा है। तो इनका सारा जो कंसंट्रेशन है या जो ये चीज़ों को चूज़ करते हैं वो सोशल इमोशनल सेलेक्टिव थ्योरी के आधार पे करते हैं। यानी जो चीज़ इन्हें संवेगात्मक रूप से संतुष्टि प्रदान करे उसे ये चूज़ करते हैं और उसमें जनरली वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर बनाने वाली संवेगात्मक अवस्थाएं होती है। इसके अलावा हम देखें तो सोशल रिलेशन जो है सफल एजिंग का एक महत्वपूर्ण कारक है। देखा गया है जिन व्यक्तियों के सामाजिक संपर्क बहुत अच्छे हैं, जो अपने परिजनों से, अपने घर परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने आस पड़ोस से जुड़े हुए हैं, जो अपने मित्रों से, परिजनों से, इनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन में रहते हैं, वो उनके सामाजिक संपर्क अच्छे होने के कारण उन्हें एक मजबूती हमेशा मिलती है। वो अकेलेपन का शिकार नहीं होते और ऐसे लोग एक सक्सेसफुल एजिंग को प्राप्त करते हैं। इन लोगों का समय भी अधिकांशतः सामाजिक कार्यों में व्यतीत होता है। और इसी आधार पे यदि हम देखें तो पुरुष और स्त्रियों में ज़रा डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि स्त्रियां जनरली अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाए हुए रखती है, वो घर परिवार में जुड़ी रहती हैं, तो नेचुरल है उनकी एजिंग सक्सेसफुल रेट ज़्यादा है। जबकि जो पुरुष होते हैं, क्योंकि वो वर्किंग होते हैं और क्योंकि उनके समाज या परिजनों में उनका मिलना जुलना कम होता है, तो धीरे धीरे उनकी एजिंग में इतनी सफलता नहीं पाई जाती। इसके अलावा जीवन के अनुभव। देखा गया है कि जिन एजिंग पर्सन्स के लाइफ के अनुभव अच्छे होते हैं, अपनी पिछली लाइफ यदि उन्होंने संतुष्टिपूर्ण तरीके से गुजारी है, तो नेचुरल है वो एक एज में भी अपने आप को संतोषी रखते हैं और
वो सफल एजिंग को प्राप्त करते हैं। जबकि जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कुछ इवेंट्स हुए हों, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें आई हो पूर्व अवस्थाओं में, तो ऐसे में उनकी एजिंग में भी सफलता मुश्किल होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कुछ 5 कारक हैं: आनुवंशिक प्रभाव, सामाजिक कल्याण, सामाजिक संपर्क, जीवन अनुभव और जीवन अनुभव का जो ज्ञान है, यानी कि वो जिसको जो लाइफ एक्सपीरियंस का जो उनको ज्ञान हो चुका है कि क्योंकि इन एक्सपीरियंस से ही व्यक्ति अधिगम करता है, लर्न करता है कि लाइफ में हमने क्या पाया और क्या खोया, हमें कैसा होना चाहिए था और हम कैसा हैं, या हम अभी भी क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों में ये अनुभव और ये एक्सपीरियंस अच्छे से आ जाता है, वो अपनी एजिंग को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने में कामयाब होते हैं। थैंक यू।